हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 9 हिंदी चैप्टर 4 जिसका शीर्षक है मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय, जिसके राइटर हैं धर्मवीर भारती। लेखक धर्मवीर भारती अपनी बीमारी को दिनों को याद करते हुए यानी लिखते हुए कहते हैं, जुलाई 1989 बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तीन जबरदस्त हार्ट अटैक, एक के बाद एक तो ऐसा कि नब्ज यानी नाड़ी बंद, सांस बंद, धड़कन बंद। डॉक्टर ने घोषित कर दिया कि अब प्राण नहीं रहे, पर डॉक्टर वोजर्स ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने 900 वोल्ट्स के शॉक दिए, भयानक प्रयोग, लेकिन वे बोले यदि ये मृत शरीर मात्र है तो दर्द महसूस ही नहीं होगा, पर यदि कहीं भी जरा भी एक कण प्राण शेष होंगे तो हार्ट रिवाइव कर सकता है। प्राण तो लौटे, पर इस प्रयोग में 60% हार्ट सदा के लिए नष्ट हो गया, केवल 40% बचा। उसमें भी 3 अवरोध यानी ब्लॉकेज हैं। ओपन हार्ट ऑपरेशन तो करना ही होगा, पर सर्जन यानी शल्यचिकित्सक हिचक रहे हैं। केवल 40% हार्ट है। ऑपरेशन के बाद ना रिवाइव हुआ तो तय हुआ कि अन्य विशेषज्ञों की राय ले ली जाए, तब कुछ दिन बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तब तक घर जाकर बिना हिले डुले विश्राम करें। बहरहाल ऐसी अर्ध मृत्यु अधमरा की हालत में वापस घर लाया जाता हूँ। मेरी जिद है कि बेडरूम में नहीं, मुझे अपनी किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। वहीं लिटा दिया गया है। मुझे चलना, बोलना, पढ़ना मना। दिन भर पड़े पड़े लेटे लेटे 2 ही चीजें देखता रहता हूँ। बाईं ओर की खिड़की के सामने रह कर हवा में झूलती सुपारी के पेड़ के झालरदार पत्ते, और अंदर कमरे में चारों ओर फर्श से लेकर छत तक ऊंची किताबों से ठसाठस भरी अलमारियां। बचपन में परी कथाओं, फेयर टेल्स में जैसे पढ़ते थे कि राजा के प्राण उसके शरीर में नहीं तोते में रहते हैं, वैसे ही लगता था कि मेरे प्राण इस शरीर से तो निकल चुके हैं। वे प्राण इन हजारों किताबों में बसे हैं जो पिछले 40-50 बरस में धीरे मेरे पास जमा होती गई हैं। कैसे जमा हुई, संकलन इकट्ठा करने की शुरुआत कैसे हुई, यह कथा बाद में सुनाऊंगा। पहले तो ये बताना जरूरी है कि किताबें पढ़ने और सहेजने यानी संभाल कर रखने का शौक कैसे जगा। बचपन की बात है। उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन अपने पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और मां ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोगों बड़े आर्थिक यानी रुपये पैसे संबंधी कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थी। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानों और सुंदरी राजकन्याओं की कहानियां और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाट यानी आदत लग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रख कर पढ़ता। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्य मित्र पढ़ने की कोशिश करता। घर में पुस्तकें भी थी। उपनिषेध और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ तो नहीं पाता था, पर पढ़ने में मजा आता था। मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी रोचक यानी मनोरंजन शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे
वे तत्कालीन पाखंडों यानी दिखावटी ढकोसला के विरुद्ध अदम्य यानी जिसे दबाया ना जा सके साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थी। चूहे को भगवान का भोग खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं यानी मूर्तियों में भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना, तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह इसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य है, रूढ़ियां यानी जर्जर परंपराएं हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने से हारे को क्षमा कर उसे सहारा देना। यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। जब इस सब से थक जाता तब फिर बाल सखा और चमचम की पहले पढ़ी हुई कथाएं दोबारा पढ़ता। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती, चिंतित रहती कि लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर घर से भाग गया तो। पिता कहते, जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो। मैं स्कूल नहीं भेजा गया था, शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि ना समझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं, अतः मेरा नाम लिखाया गया। जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था, तीसरे दर्जे में मैं भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उंगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सिर पर हाथ रखकर बोले, वादा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें में तो मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में मेरे नंबर सबसे ज्यादा थे, अतः स्कूल से इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियां, उनकी बोलियां, उनकी आदतें की जानकारी उन्हें मिलती है। और दूसरी किताब में थी ट्रस्टी दरग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा माल लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, कहाँ ले जाते हैं, नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, कैसे कैसे द्वीप यानी टापू का वो भूभाग जिसके चारों ओर पानी हो मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती। इन 2 किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने से अपनी चीजें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का, यह तुम्हारी अपनी लाइब्रेरी है। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। बच्चा किशोर हुआ, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी गया, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया, अध्यापन छोड़कर इलाहाबाद से मुंबई आया, संपादन किया, उसी अनुपात में अपनी लाइब्रेरी का विस्तार करता गया। पर आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? इसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। इलाहाबाद भारत के प्रख्यात यानी प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में एक रहा है। ईस्ट इंडिया द्वारा स्थापित पब्लिक लाइब्रेरी से लेकर महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा स्थापित भारतीय भवन तक, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी तथा अन्य कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो है ही। लगभग हर मोहल्ले में एक अलग लाइब्रेरी। वहाँ हाई कोर्ट है, अतः वकीलों की निजी लाइब्रेरियां, अध्यापकों की निजी लाइब्रेरियां। अपनी लाइब्रेरी वैसी कभी होगी ये तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था, पर अपने मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी, हरि भवन। स्कूल से छुट्टी मिली
कि मैं उसमें जाकर जम जाता था। पिताजी दिवंगत यानी स्वर्गवासी हो चुके थे। लाइब्रेरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था, अतः वहीं बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था। उन दिनों हिंदी में विश्व साहित्य विशेषकर उपन्यासों का खूब अनुवाद यानी ट्रांसलेशन हो रहे थे। मुझे उन अनुदित ट्रांसलेटेड उपन्यासों को पढ़कर बड़ा सुख मिलता था। अपने छोटे से हरि भवन में खूब उपन्यास थे। वही परिचय हुआ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से टॉलस्टॉय की अन्ना करेनिना, विक्टर ह्यूगो का पेरिस का कुबड़ा यानी हंचबैक ऑफ नात्रेदम, गोरकी की मदर, अलेक्जेंडर कुप्रिन का गाड़ी वालों का कटरा यानी यामा द पिंट, और सबसे मनोरंजक सरवारिज का विचित्र वीर यानी डॉन क्विक्सोट। हिंदी के ही माध्यम से सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्षक था। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता, और जब शुक्ल जी लाइब्रेरियन कहते कि बच्चा अब उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से यानी बेमन से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता, उस दिन मन में कसक यानी टीस पीड़ा होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लेता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता, एक बार पढ़ता, 2 बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिताजी के देहावसान यानी मृत्यु के बाद तो आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछिए मत। फीस जुटाना तक मुश्किल था। अपने शौक की किताबें खरीदना तो संभव ही नहीं था। एक ट्रस्ट से योग पर असहाय छात्रों की पाठ्य पुस्तकें खरीदने के लिए कुछ रुपये सत्र मैंने इकट्ठा के आरंभ में मिलते थे। उनसे प्रमुख पाठ्य पुस्तकें सेकंड हैंड खरीदता था, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ता और नोट्स बना लेता। उन दिनों परीक्षा के बाद छात्र अपनी पुरानी पाठ्य पुस्तकें आधे दाम पर बेच देते थे, और उसमें आने वाले लेकिन उसमें विपिन यानी गरीब छात्र खरीद लेते। इसी तरह काम चलता। लेकिन फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पाठ्य पुस्तक बेचकर बीए की पाठ्य पुस्तकें लेने एक सेकेंड हैंड बुक शॉप पर गया। उस बार जाने कैसे पाठ्य पुस्तक खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगा था, न्यू थिएटर्स वाला। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन हमारी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। लेकिन उसके गाने सिनेमा गृह के बाहर बजते थे। उसमें सागल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नहना ही, उसे अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते आंखों में आंसू आ जाते थे, जाने क्यों। एक दिन माँ ने सुना, माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बोली, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरे से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा, अपना मन क्यों मारता है, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूंगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बचे हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फिल्म देखने गया। पहला शो होने में देर थी। पास में अपनी परिचित किताब की दुकान थी, वहीं चक्कर लगाने लगा। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास, लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपया। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला, तुम विद्यार्थी हो, यही अपनी पुरानी किताबें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहक हो, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूंगा, केवल 10 आने में यह किताब दे दूंगा। मेरा मन पलट गया। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी। जल्दी जल्दी घर लौट आया
और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए। अरे तू लौट कैसे आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने पूछा। नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। खुशी के थे या दुख के, यह नहीं मालूम। वह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी। आज जब अपनी पुस्तकों का संकलन पर नजर डालता हूँ, जिसमें हिंदी अंग्रेजी के उपन्यास, नाटक, कथा संकलन, जीवनी, संस्मरण, इतिहास, कला, पुरातत्व यानी पुरानी बातों और इतिहास के अध्ययन तथा अनुसंधान से संबंध रखने वाली विशेष प्रकार की विद्या यानी राजनीति की हजार से अधिक पुस्तकें हैं, तब कितनी शिद्दत यानी अधिकता प्रबलता से याद आती है अपनी वो पहली पुस्तक की खरीदारी। रेनर मारिया रिल्के, स्टीफेन जीव, मोपाशा, चेखव, टॉलस्टॉय, दास्तोवस्की, मायकोवस्की, सेल्जिनिस्टन, स्टीफेन स्पेंडर, आडेन एजरा पाउंड, यूजिन ओ'नील, जॉय पॉल सार्त्रा, अल्बेयर कामू, आयोनेस्को के साथ पिकासो, बुर्गेल, रेम्ब्रा, हेम्बर, हुसैन तथा हिंदी में कबीर, तुलसी, सूर्य, रसखान, जायसी, प्रेमचंद, पंत, निराला, महादेवी और जाने कितने लेखकों के शतकों की इन कृतियों के बीच अपने को कितना भरा भरा महसूस करता हूँ। मराठी के वरिष्ठ कवि वृंदा करंदीकर ने कितना सच कहा था उस दिन। मेरा ऑपरेशन सफल होने के बाद वे देखने आए थे। बोले, भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर विराजमान है, इन्हीं के आशीर्वाद से तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें पुनः जीवन दिया है। मैंने मन ही मन प्रणाम किया, वृंदा को भी, इन महापुरुषों को भी। बच्चों, अब हम जानेंगे मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय के सारांश। लेखक धर्मवीर भारती जी ने मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय पाठ में अपने स्वयं के पुस्तकालय के बारे में बताया है। लेखक को पुस्तकें बहुत प्रिय हैं। पुस्तकें उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। पुस्तकें उनके जीवन का आधार है। बचपन से लेकर बड़ी उम्र तक हर कठिन समय में पुस्तकों ने उनका सहारा दिया है। वे उनके लिए मित्र के समान हैं। पुस्तकों ने उन्हें सही राह दिखाई है। पुस्तकों के साथ उनका संपर्क बचपन में शुरू हुआ। उनके पिता ने उन्हें पुस्तकों से परिचित किया। बचपन में उनके घर में अनेक पत्रिकाएं आया करती थी। लेखक की उनमें रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने धीरे धीरे पुस्तकों को सहेजना आरंभ कर दिया। इस प्रकार उनके पुस्तकालय की नींव पड़ी।